यूनिट 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। एस 21 में क्या था? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। एस 23 में क्या था? एसोसिएट। और एस 27 में क्या है? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बोलते किसको है? जॉइंट वेंचर बोलते किसको है? हाँ, उसको जॉइंट वेंचर बोलते हैं। लॉन्ग टर्म होगा नहीं, शॉर्ट टर्म होगा, और कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी चीज के लिए। तो देखो पहले यहाँ पे तुम्हारा एस बोला है, तीन चीज को हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। पहले तीन चीजों को, या तो जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी कि प्रोडक्शन वगैरह मिल करके। दूसरा, या तो कोई एसेट्स मिल करके हम लोग का है, ठीक है, या तो कोई कंपनी, हम दोनों मिलके, दो कंपनी मिलके तीसरा कंपनी चला रहा है। क्लियर है बात? इसको कहते हैं। ये एस आया कब था? 1 अप्रैल 2002 में। You would have to come across many examples where two or more entities would have worked together to achieve a certain purpose। अभी तुम लोग ऐसा नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल देखोगे जो ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक्चुअल में कंपनी का नाम पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ यूनिलीवर। क्या नाम है? सिर्फ और सिर्फ यूनिलीवर। हिंदुस्तान में है, ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ के लिए कोलैब किया है। पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान यूनिलीवर, बस ना दो। इसके साथ साथ टाटा, ये तो सबको पता है तुम लोग को। स्टारबक्स लिमिटेड, स्टारबक्स बाहर का ब्रांड है और इंडिया में टाटा के साथ मिल करके जॉइंट वेंचर पे काम चल रहा है। अच्छा, विस्तारा एयरलाइंस किसका? तुम सबको पता है, टाटा ग्रुप का है। अब तो दो हो गया, तो विस्तारा हो गया और एक एयर इंडिया हो गया। लेकिन टाटा एस आई एयरलाइंस लिमिटेड, विस्तारा एक बाहर का कंपनी है, सिंगापुर का जनरली बेस्ड कंपनी है, जो इंडिया में टाटा ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। ये लोग अपने बिजनेस में क्या बांट के रखा है? इंपॉर्टेंट चीज, शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड एक्सपेंसेस, कोलेबोरेशन ऑफ नो हाउ एंड स्किल सेट। रिस्क बटा हुआ है, खर्चा बटा हुआ है दोनों का। साथ ही साथ जैसे स्टारबक्स क्या प्रोवाइड करके दे रहा है? स्टारबक्स ये प्रोवाइड करके दे रहा है जो कॉफी बनाने का स्किल है, जो कुछ मान लो पेटेंटेड कॉफी बनाने का कुछ तरीका है अगर उन लोग का, तो वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? टाटा कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है। टाटा कंपनी क्या दे रहा है? मार्केट दे रहा है। बात समझ तो, और तीन चीज होता है, एसेट्स, ऑपरेशन और एंटिटी। The requirement relating to the accounting standard of joint venture in the consolidated financial statement according to the proportionate consolidated method as contained in AS7। अब थोड़ा बात पूछ, AS21, AS23, AS27। AS23 में हम लोग जो सीखे थे वो था इक्विटी मेथड, ठीक है। AS27 हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है प्रोपोर्शनेट प्रपोर्शन कंसोलिडेशन। और यहाँ पे तो कंप्लीट पूरा का पूरा ही बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटी सब मिलाना रहता है।
अच्छा, AS13 इन्वेस्टमेंट वाला था। सारा का सारा ये बात किसके ऊपर करता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इस एज का तो नाम ही था इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहा था। लेकिन ये कब बात करता है? ये बात करता है जब आप 20% से कम किसी कंपनी में शेयर से वगैरह कुछ खरीदते हो। एक शेयर भी खरीद सकते हो, 100 शेयर भी खरीद सकते हो, 20% खरीदते हो। 20% से लेके 50% तक अगर खरीद रहे हो किसी कंपनी में शेयर, तो AS23 एसोसिएट। अगर आप 50% से ज्यादा खरीद रहे हो, टू 100%, तो बात करता है AS21। और आप यहाँ पे एरिया वाइज या ऑपरेशन वाइज, ठीक है, जहां पे आपका लिमिटेशन हो, लिमिटेड, जैसे टाटा स्टारबक्स बस यहाँ पे बाहर नहीं है, बस है तो हिंदुस्तान एचओ यहाँ पे जैसा, तो AS27, यानी कि यहाँ पे भी कोई ना कोई तो इन्वेस्ट कर ही रहा है ना सबके लिए। वही बात यहाँ पे बताया गया है। This standard should be applied in the accounting for interest in joint venture and reporting of joint venture of assets, liability, income, expenses। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको क्या क्या सिखाएगा? जॉइंट वेंचर का रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है, उसके जॉइंट वेंचर एसेट्स का, लाइबिलिटी का, इनकम का, एक्सपेंसेस का। इन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ venture and investor regardless of the structure from under the which joint venture activities take place. The provision of this AS need to be referred for the consideration of the financial statement only when the cash flow statement is prepared and presented by the venture। अब इसको थोड़ा इनडायरेक्ट वे में समझ लेते हैं। बोलना ये चाह रहा है कि एएस तो सब जगह काम आएगा ही, लेकिन आपको मेनली उस जगह पे काम करना है जहाँ पे आप CFS, ठीक है, बस वहां पे आपको मेन काम करना है, ठीक है। A joint venture is a contractual arrangement whereby two or more parties taken an economic activity, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एक्टिविटी जनरेटिंग द इनकम और प्रॉफिट, विच इज सब्जेक्ट टू द जॉइंट कंट्रोल, ठीक है। फ्रॉम द above definition we conclude that the essential condition for any business relation to qualify joint venture। अब जो नीचे बताने जा रहे हैं, ये अगर कंडीशन होगा तो जॉइंट वेंचर मानेंगे, अदरवाइज जॉइंट वेंचर नहीं मानेंगे। ये एसेंशियल कंडीशन है। क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है? सबसे पहला, टू और मोर पार्टीज कमिंग टूगेदर। अब वो पार्टी कौन कौन हो सकता है? वो पार्टी कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो फॉर्म ऑफ बिजनेस भी हो सकता है, जैसे BOI, EOP, कंपनी या फर्म मिलकर के पैदा, कि दो लोगों का एक संग होना जरूरी है। फिर वेंचर अंडरटेकन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। सम इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? कि कुछ प्रॉफिट मेकिंग मोटिव हो। अच्छा, जॉइंटली कंट्रोल्ड हो, यानी दोनों का फाइनेंशियल डिसीजन हो, दोनों का ही इंपॉर्टेंस है अगर दोनों है तो। देयर एग्जिस्ट ए कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और आपको मिनट्स ऑफ वेंचर
मीटिंग रिकॉर्ड करके रखना है। जब दो कंपनी आके मीटिंग किया होगा तब न जाके एक संग वेंचर साइन हुआ होगा। बात समझा? तो क्या हम लोग ज्वाइंटली मिलकर काम करेंगे, है कि नहीं? तो जब वो लोग दो लोग आकर के जिस दिन मिलकर बातचीत किया होगा उस दिन का वेंचर मीटिंग का जो भी वेंचर मीटिंग होगा उसका अलग से सारा डिटेल्स रखना पड़ेगा। फिर वेंचरर किसको कहते हैं? ए पार्टी टू जॉइंट वेंचर हैज अ जॉइंट कंट्रोल, उसको वेंचरर कहते हैं। इन्वेस्टर किसको कहते हैं? इन अ जॉइंट वेंचर इज द पार्टी टू ए जॉइंट वेंचर एंड डज नॉट हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर द जॉइंट वेंचर। दो आदमी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं लेकिन पैसा कोई तीसरा लगा रहा है तो क्या हो गया? वो इन्वेस्टर हो गया जॉइंट वेंचर का, उसका बिजनेस में कोई कंट्रोल नहीं है। बात सुना है? तो the joint venture covered under this statement is governed on the basis of the contractual agreement. The joint venture covered under this statement is governed on the basis of contractual agreement. Non-existence of the contractual agreement will disqualify an organization to covered under AS 27. दो लोग को तभी मानेंगे ज्वाइंट वेंचर है जब ज्वाइंट वेंचर कवर्ड अंडर दिस स्टेटमेंट इज गवर्न ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल। आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेपर होगा तभी आप क्या कहलाएंगे? ज्वाइंट वेंचर। अगर नहीं है तो आपको AS 27 में कवर नहीं किया जाएगा। Joint venture with a contractual agreement will exclude from the scope of the AS 27 only if the investment qualifies as a subsidiary under AS 21. In this case, it will be covered by the AS 21. तब उसको AS 21 डील करने लगेगा आमतौर पर। Contractual agreement can be in form of written minutes of discussion between the party, article of concern or bylaw or relevant joint venture. किस किस फॉर्म में हम लोग को चलेगा? या तो कॉन्ट्रैक्ट हो या तो मिनट बुक हो। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आइडियली शुड बी। अच्छा, उसको खास करके जॉइंट वेंचर के कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? हाँ, उसको खास करके जॉइंट वेंचर का जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें क्या क्या पॉइंट होना जरूरी है यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, एक्टिविटी क्या करने वाले हो, कितने दिन तक की है, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन ऑफ जॉइंट वेंचर। दूसरा, द अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इक्विवेलेंट गवर्निंग बॉडी, जॉइंट वेंचर एंड वोटिंग राइट ऑफ द जॉइंट वेंचर। कौन कौन आपका बिजनेस मिलकर संभालेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, जॉइंट वेंचरर कौन है और वोटिंग राइट कैसे बटा आप दोनों में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन आप लोग कितना कर रहे हैं? शेयरिंग बाय द वेंचर ऑफ द आउटपुट, इनकम, एक्सपेंसेस एंड रिजल्ट। कैसे अपने बीच में इनकम को और एक्सपेंस को और आउटपुट को बांटोगे अपने बीच में, इसका फैसला। गवर्नमेंट या फिर ये एएस क्यों खोज रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट को? इस वजह से क्योंकि जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, डिस्ट्रीब्यूट द इकोनॉमिक कंट्रोल अमंग द वेंचर, इट इंश्योर द नो वेंचर शुड बी हैव यूनिलैटरल कंट्रोल। किसी भी वेंचर में यूनिलैटरल मतलब इकलौता कंट्रोल नहीं होता। दो कंट्रोल है तो हमको जानना पड़ेगा और उस हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं? मेथड का नाम ही प्रोपोर्शनेटेड बांट सकते हैं। बात समझना है? तो जरा एक चीज और समझो, ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड, ये है सी लिमिटेड। अच्छा, ए का पड़ोसी बी और सी का ही पड़ोसी बी। ए इन्वेस्ट करके रखा है पैसा 51%, बी इन्वेस्ट सी इन्वेस्ट करके रखा है पैसा बी में 49%, 100% हो गया। अब ये कौन सा एएस फॉलो करेगा? इसको फॉलो करना पड़ेगा AS 21। ये कौन सा? ये हो गया एसोसिएट वाला केस, तो ये कौन सा फॉलो करवाएगा? AS
23, और ये खुद क्या हो गया है, दो लोगों के जॉइंट वेंचर से मिलके चल रहा है, तो ये फॉलो करेगा क्या, एस। बात समझा तो। एग्जाम्पल नंबर 1, IDBI gave loan to the joint venture entity L&T and क्या लिखा है, टेंटिया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये तो बहुत फेमस नाम है। They signed an agreement according to which IDBI will inform for all the important decisions of joint venture entity. This agreement is to protect the rights of the IDBI. Hence, just signing the contractual agreement will not make an investor or a joint venture. IDBI से लोन लिया, IDBI लोन किसको दिया है, एक जॉइंट वेंचर एंटिटी को, जिसमें दो जाने L&T एंड, ठीक है, क्या नाम है, टेंटिया कंस्ट्रक्शन, जो भी हो, ये दोनों में वो बोला है कि भैया जो भी आपके बिजनेस में इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा सारे डिसीजन हमको बताना। क्या सिर्फ इतना बात होने से क्या आईडीबीआई भी जॉइंट वेंचरर या इन्वेस्टर बन जाएगा? नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है बिजनेस अफेयर में, बस वो मैटर सुन सकता है और अपना पैसा निकाल सकता है। एक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड 200 करोड़ एज ए इनिशियल कैपिटल along with Y and Z in GFH Limited. The purpose of the X Limited making this investment to grow the business of GFH along with the other investor. All the investors have right to attend to the meeting and take decisions. सबको right है। With the respect of the business GFH Limited, all the investors are actively involved in the running the business of GFH. सब कोई actively involved भी है, GFH का business भी चला रहा है, and have a share in the return generated by GFH Limited is agreed proportion. और जिस हिसाब से बात हुआ है पैसा हम लोग के बीच में बढ़ता भी है। GFH is an example of a joint venture and X, Y and Z all are the venturer. क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ऊपर हम एग्जांपल दिए थे ये वाला, कि ए और सी मिल के बी को चला रहा है, ठीक उसी तरह पे बोल रहा है कि एक्स वाई जेड मिल करके GFH एक कंपनी फॉर्म किया है, जिसमें एक्स इन्वेस्ट किया 200 करोड़। तो इन्वेस्टमेंट कौन किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, मीटिंग में तीनों आ सकता है, डिसीजन तीनों ले सकता है, पूरा कंट्रोल है, सारे इन्वेस्टर का सेम राइट्स है, तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, जॉइंट वेंचर। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर ए और मेसर्स बी एंड कंपनी एंड सी लिमिटेड एंटर इनटू ए जॉइंट। एक इंसान, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म और एक कंपनी, तीन मिला और एक जॉइंट वेंचर बनाया, where according to the agreement all the policy of making decision on financial reporting activity will taken in a regular meeting attended by them on their response on their representative implementation and execution of this policy will the responsibility of Mr. A. Here the Mr. A is acting as a venturer as well as the manager of the concern. मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर ए मेसर्स बी एंड कंपनी और सी तीनों मिलकर जॉइंट वेंचर किया तो है, लेकिन सारा डिसीजन खाली कौन ले रहा है, ए। तो ए केवल क्या कह रहेगा, मिस्टर ए वेंचरर कह रहेगा। बात है, साथ ही साथ मैनेजर भी कह सकते हो। हुआ क्या है, ये कंपनी और ये दोनों पैसा मिल करके इन्वेस्ट किया है एक नया कंपनी में, और उस कंपनी को संभाल कौन रहा है, मिस्टर ए, और तीनों क्या है, जॉइंट वेंचर। करेक्ट, तो इस केस में मिस्टर ए जॉइंट वेंचर का कहना आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये हम लोग तीन नाम ऊपर पढ़े थे, ठीक है, इस तीन नाम का एक्सप्लेनेशन है। एक मिनट।
अच्छा, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? रिसोर्स लाना, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बेचना, बिजनेस को चलाना, इसको कहते हैं जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। क्या क्या फीचर्स किसी जॉइंट वेंचर में दिखेगा तो हम उसको पहचान के कहेंगे कि जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन वाला बिजनेस है। बात ध्यान से सुनना। हम पर तीनों के एक एक एग्जाम्पल देते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, इसका एग्जाम्पल क्या है? जेसीबी होता है ना, महंगा महंगा मशीन जेसीबी, जेसीबी मशीन, ठीक है, वो मशीन हम भी यूज करते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल समझाने के लिए, ठीक है, और वो यूज तुम भी करता है, तो हम दोनों क्या हुए हैं? जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स। किस पे कंट्रोल कर रहे हैं? एसेट्स की। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज, ऊपर ही एग्जाम्पल पढ़े हम लोग। ए एंड सी मिल करके बी को कंट्रोल कर रहा है, जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज, समझ? जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, ए और बी मिल करके, ठीक है, बिजनेस ऑपरेशंस कर रहा है। बिजनेस ऑपरेशन का मतलब होता है परचेज, सेल, ओपनिंग, क्लोजिंग, सारा काम दोनों मिलके कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या की फीचर्स हैं? हम किसी भी जॉइंट वेंचर को जैको, यानी कि, हेलो, हाँ, 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 हो जाएगा। अच्छा, जॉइंटली कंट्रोल्ड है या नहीं है, उसके लिए क्या क्या पॉइंट से देखना। पहला, ईच वेंचर हैज इज ओन सेपरेट बिजनेस। पहले तो अपना सेपरेट बिजनेस होना चाहिए। बात समझा रहा था? टाटा ग्रुप अपने यहाँ अलग बिजनेस कर रहा है, स्टारबक्स अपना अलग बिजनेस कर रहा है, दोनों मिलके ये वाला बिजनेस संग में कर रहा है। बात समझ रहा था? दोनों का ऐसा अलग अलग बिजनेस, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन आ जाता। क्लियर है बात? ठीक है। दूसरा, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी फॉर जॉइंट वेंचर। दोनों को तीसरा कंपनी नहीं खोला। बात समझे? मिल करके। नेक्स्ट, क्योंकि अगर तीसरा कंपनी खोल देगा तो जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज हो जाएगा, फिर जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन नहीं रहेगा। बात समझा रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर दो वेंचर मिल करके बिजनेस कर रहा है तभी वो जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन कहलाएगा। अगर दोनों मिल करके तीसरा कंपनी खोल के काम कर रहा है तो एंटिटीज हो जाएगा। और साथ ही साथ दोनों का अपना अलग से सेपरेट बिजनेस भी होना चाहिए। तीसरा, ऑल वेंचर आर क्रिएटिंग देयर ओन एसेट्स एंड मेंटेन। हर वेंचर अपना खुद का एसेट बनाएगा, खुद का एसेट को खुद ध्यान रखेगा। ईच वेंचर रिकॉर्डेड ओनली हिज ओन ट्रांजेक्शन। हर वेंचर क्या करेगा? अपना खुद का ट्रांजेक्शन खाली रिकॉर्ड करेगा, विदाउट एनी सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन्ड फॉर द ज्वाइंट वेंचर बिजनेस। आपको अलग से ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए कोई मेंटेन नहीं करना है। देयर इज अ कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल ऑफ देम। किसी को ज्यादा किसी को कम प्रिविलेज नहीं, सबको कॉमन एग्रीमेंट होना चाहिए। वेंचर यूज देयर एसेट्स फॉर देयर जॉइंट वेंचर बिजनेस। वेंचर यूज देयर एसेट्स, अगर हम दो लोग अलग अलग बिजनेस भी कर रहे हैं फिर भी एक दूसरे का वेंचर यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि टाटा मोटर्स को पार्टी देना तो स्टारबक्स में पार्टी दे सकता है। बात समझ आ रहा है? इस तरह से वेंचर मीट्स the liability created by them for the joint venture business. वेंचर लाइबिलिटी मीट द लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय देम, जो उसके द्वारा क्रिएट हुआ इस बिजनेस में। जॉइंट वेंचर में खुद एसेट बनाए हो तो खुद एंजॉय कर रहे हो, तो लाइबिलिटी जो तुम बनाए वो तुम ही भरोगे। बस वेंचर मेड द एक्सपेंसेस ऑफ द जॉइंट वेंचर बिजनेस फ्रॉम देयर फंड। वेंचरर कहां से खर्चा देंगे? अपने पास के पैसे से देंगे, बिजनेस के पैसे से नहीं देंगे। Any revenue generated or income earned by the joint venture is shared in the venture as per contract. और पैसा कब और कैसे बटेगा? एट द एंड बटेगा, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा वैसे।
टोटल 9 पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा, 4-5 पॉइंट भी देखने से काम चल जाएगा। क्या क्या है? अपना अलग बिजनेस होना चाहिए, खुद का एसेट खुद भरो, खुद का लाइबिलिटी खुद भरो, एक्सपेंसेस अपना फंड से भरो, प्रॉफिट एट द एंड बटेगा सबके बीच में। ठीक है। अच्छा, कॉमन एग्रीमेंट होना चाहिए। मिस्टर ए क्या है? डीलर है इन टाइल्स एंड मार्बल। बी क्या है? डीलर है बिल्डिंग मटेरियल का। एंड सी क्या है? प्रमोटर है। एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर ऑफ बिजनेस वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन रिसीव्ड will complete jointly. Mr. A will supply all the tiles and marble. Mr. B will supply other raw material from his godown, and Mr. C will look after the completion of contract. A, B, C तीन आदमी था, तीनों, एक इंसान मार्बल टाइल्स सप्लाई करता है, एक इंसान बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करता है, और सी प्रमोटर है। पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। ए अपना अलग से मार्बल टाइल्स सप्लाई कर रहा है, बी अपना अलग से बिल्डिंग का मटेरियल सप्लाई कर रहा है, सी अलग से अपना बिल्डिंग बनाते रहता है। ये लोग बोला क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अब जो मिलेगा वो हम लोग मिलकर करेंगे। ठीक है। क्या बात बोला? एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट दे विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्री डिटरमाइंड रेशियो। नॉन ऑफ देम आर यूजिंग सेपरेट स्टाफ और अदर रिसोर्सेज फॉर जॉइंट वेंचर business. Neither do they maintain a separate account. Everything is recorded in their personal business only. Venture does not maintain a separate set of book but record only their own transaction of the venture business in their book. Any transaction of joint venture recorded separately is only the internal reporting purpose. Once all the transaction recorded in a venture financial statement, they they do not need to adjust for a consolidated financial adjustment. यानी कि वो लोग अपने अपने पास बुक्स मेंटेन कर रहा है, वो लोग अपना पर्सनल इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए कर रहा है, ना कि वो लोग फाइनेंशियल कंसल्टेशन के लिए कर रहा है। इलिस्ट्रेशन 1। ए बी सी, वेंचर स्टार्ट किया, परचेज किया, लैंड कंस्ट्रक्ट किया है और सेल किया फ्लैट। ए का पास लैंड था, ए लैंड खरीदा था इस डेट पर, एंड पर्पस ही टू के लोन, बैंक लोन कितना लोन लिया था? 50, 8% का। ही ऑल्सो पेड द रजिस्ट्रेशन फी 60,000 ऑन द सेम डे। बी सप्लाई द मटेरियल, बी क्या सप्लाई करा? मटेरियल 4.5 लाख का फ्रॉम हिज गोडाउन एंड फर्दर परचेज ऑफ मटेरियल ऑफ 5 लाख। Mr. C made all the other expenses, advertising, labor, and other incidental expenses, which turned out to the 9 lakh. On 30/6/2011, each of the venture agreed to take away one flat. Each of the valued is 10 lakh. Each flat and rest were sold by them for Mr. A for 40 lakh and Mr. B for 20 lakh and Mr. C 10 lakh. Loan was repaid on the same day by Mr. A along with the interest and net proceed were shared by the partner equally. कहानी है कि तीनों मिलकर के बिजनेस स्टार्ट किया, एक जन जमीन खरीद के लाया, एक जन मटेरियल दिया है, कुछ अपने पास से कुछ खरीद के लाया है, उसके बाद तीसरा आदमी बाकी सारा खर्चा अपना मेंटेन किया है। ईच ऑफ द वेंचर एग्रीड टू टेक अ वन फ्लैट, सारा वेंचर बोला कि हम लोग एक एक फ्लैट लेंगे जिसका दाम 10-10 लाख रुपए है, और साथ ही साथ रेस्ट वेयर सोल्ड, बाकी सबको सोल्ड कर देंगे। मिस्टर ए फॉलो मिस्टर ए फॉर 40 लाख, बी फॉर 20 लाख एंड मिस्टर सी 10 लाख। ठीक है, उन लोगों को जो बचा हुआ पैसा वो सब मिलेगा, और लोन जो है वो सेम डे पे रीपे हो गया। लोन एक ही आदमी लिया था, मिस्टर ए। क्या क्या डेटा इसमें इंक्लूड होगा? अब ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि भाई जमीन खरीदा, यहाँ पे कहा है लिखा? जमीन खरीदता कहाँ लिखते हैं? एसेट लैंड, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इन लोग का क्या है? बात टेम्प्रोरी बिजनेस। दूसरा बात कि वो काम ही है कि बिल्डिंग बना के बेच देना है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन 60,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तीसरा, मटेरियल कितना का दिया? 9.5 लाख का। कुछ अपने पास से दिया था, बी सप्लाइड मटेरियल 4.5 लाख अपने पास और 5 लाख का खरीद के। सी का खर्चा हो गया था 9 लाख।
ठीक है, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट, एक बार कैलकुलेशन देख लिया जाए। 60 लाख का 8%। किया नीचे वर्किंग नोट में, नहीं तो हम लोग करो रेट देख के। 60 लाख का 8% कितना हो रहा है? फोर लाख 80,000। और लोन कब दिया है? एक एक 2011 को। सॉरी, वो 50 लाख के लोन, 85 लाख लिया, जमीन खरीदा 60 लाख का। तो 50 लाख का 4% निकालो 6 महीने के लिए, 2 लाख आएगा मेरे हिसाब से। हाँ, 8%। हाँ, 6 महीने के लिए। आप कैलकुलेशन को कर लिया जाए। 50 लाख का 8%। कोई दिक्कत है वाली किसमें? ठीक है ना? कहा क्या है जानना है तो बोलो, फिर तो बता देंगे। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद वो क्या लेके जा रहा है? वो लोग संग में फ्लैट लेके जा रहा है, कितना कितना का भैया? फ्लैट का वैल्यू 10 10 10। साथ ही साथ सेल करवाया फ्लैट, टोटल 70 लाख। नहीं, वो अलग से अपने 10 10 का फ्लैट लिया वो। 20। हाँ, तो 20 का है। नहीं, फ्लैट सबका एक बराबर था। ईच ऑफ द वेंचर एग्री टू टेक अवे द फ्लैट वैल्यूड एट, तीनों लिया 10 10 लाख का फ्लैट ईच, फ्लैट एंड रेस्ट वर सोल्ड बाय देम, बाकी उनके द्वारा बेच दिया गया, जिसमें से ए बेचा है 40 लाख का, बी बेचा है 20 लाख का, सी बेचा है 10 लाख, और अलग से टोटल ये हो गया हमारा प्रॉफिट जो निकल के आया 18,90,000, तीनों में बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखो बोला था पार्टनर इक्वली, ठीक है। अच्छा, अब बड़ा बात ये है, ए का अकाउंट बनाना है, बी का अकाउंट बनाना है, और सी का अकाउंट बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखो, एक तो कॉम्बाइन अकाउंट बना है, अब ए बी सी का अलग अलग। ए का क्या है? बैंक लोन 50 लाख, ठीक। लैंड खरीदा था 10 लाख का, 50 और 10 60 लाख का मिलाकर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फी दिया था 60,000, बैंक का इंटरेस्ट दिया था 2 लाख। लोन लेकर के दिया है और अपने पास से दिया है, दोनों परचेज ऑफ लैंड के लिए ही है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, एक चीज नोटिस करो, 2 लाख रुपए खाली इसमें आया, किसी में बटा नहीं, क्योंकि जो वेंचर लाइबिलिटी क्रिएट करेगा वो वेंचर वही लाइबिलिटी का पेमेंट खुद करेगा। और प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर उसको कितना हुआ था? 14,30,000। तो प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर हम लोग को हो गया, और फ्लैट सेल किया था 40 लाख का, और खुद लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि फ्लैट लेके गया था 10 लाख का। मुद्दा बचा हुआ है ये वाला, ये जो बाकी का तुमको लेजर में नीचे पता चलेगा, ये दो बचा हुआ, ठीक है। अब सेम जरा बी का देखो, बी पहले खुद के पास से मटेरियल दिया था, राइट, फिर 5 लाख का खरीद के दिया था, प्रॉफिट उसको इतना हुआ था, लेके कितना गया है 10 लाख रुपए को, 20 लाख का सेल करवाया, इसका बैलेंस इधर निकल रहा। टू बैंक बोल के लिखेंगे, और अभी हम लोग को पता नहीं ए को देना है कि बी को देना है, करेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग को ये वाला लाइन नहीं पता, सपोज एज्यूम करो
कि किसको पे करना, बस 14 लाख 20 हजार इसके इधर निकल रहा है। सी का देखो, 9 लाख रुपए खर्चा किया है, प्रॉफिट हुआ है 6 लाख 30 हजार का, बेचा भी 10 लाख का, लेके भी गया है 10 लाख, तो कितना हो रहा है 4 लाख 70 हजार, इसका भी 2 बैंक। इन लोग का डेबिट साइड में बच रहा है और उसका उतना ही मिला के देख लो, 4 लाख 70 हजार और 14 लाख 20 हजार, कॉम्बाइन करो कितना होता है, और वही अमाउंट यहाँ पे आ गया। करेक्ट, उन दोनों के इधर का जो बैलेंस है वो इधर आ गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? वो दोनों अभी और पैसा लाकर किसको देगा, ए को देगा, कोई दिक्कत आनी? चंदनी फिर पूछना है। जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स का इसके पहले हम लोग जो देखे थे वो था जॉइंटली जॉइंट वेंचर, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन का। ठीक है, इसके लिए क्या क्या पॉइंट बोल रहे हैं ध्यान से, क्या है इसके लिए की पॉइंट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी इज अ कॉमन कंट्रोल ओवर अ जॉइंट एसेट, कोई अलग से कंपनी नहीं खुला हो, आप लोग मिल करके क्या कर रहे हो, ठीक है, आप लोग मिल करके एसेट्स को संभाल रहे हैं, यूज दिस एसेट्स टू डेराइव सम इकोनॉमिक बेनिफिट देमसेल्फ, अपने अपने फायदे के लिए, each venture incurred the separate expenses for their transaction, हर एक वेंचर अपना अलग अलग खर्चा मेंटेन करेगा, एक्सपेंस ऑन द जॉइंटली हेल्ड एसेट आर शेयर्ड बाय द वेंचर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, और कोई बड़ा खर्चा हुआ तो दोनों मिल करके देखेंगे। ठीक है भाई, आप दोनों बात कह रहे हैं कि दोनों अपना अलग अलग खर्चा देखेगा। आप सुनो, एक जेसीबी मशीन है, ऑनिक उसको ले जाना चाह रहा, मतलब तुम उसको लेकर के जाना चाह रहा कहाँ पे, गुजरात काम करने के लिए, तो यहाँ से ले जाने का जो खर्चा पड़ेगा वो तुम देगा ना। फिर जब वहां से आ गया काम होकर के उसको हम लेकर के जाना चाह रहे हैं पटना, तो हम लेके जाएंगे तो हम खर्चा देंगे, लेकिन उसी बीच में मशीन का कुछ नॉर्मल डिफॉल्ट या ब्रेक डाउन हो गया कुछ, बस है तो वो तो ज्वाइंटली खर्चा है ना, बस समझा तो। इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेंचर शो ओनली देयर शेयर ऑफ देयर एसेट, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिखाएगा, अगर 1 करोड़ का जीसीबी है तो 1 करोड़ का नहीं, उसमें जितना उसका इन्वेस्टमेंट लगा सिर्फ वो अमाउंट दिखाएगा, शेयर्स ऑफ एसेट, हाँ, एंड टोटल इनकम अर्न बाय देम along with the total expenses, और क्या क्या कमाया उस एसेट पर, कितना कितना खर्च हुआ है। Since the asset liability income are already recognized in the separate financial statement of the venture and the consequently in the consolidated financial statement, no adjustment or other consolidation procedure are required, बस इतना ही करना है तुमको, अलग से कोई एडजस्टमेंट और कोई कंसोलिडेशन का तरीका फॉलो नहीं करना है। दिस आइटम विन द वेंचर प्रेजेंट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ABC, BP and HP Limited have same point of oil refinery, same जगह oil refinery, and same place of the customer agreed to spread a pipeline for their unit to the customer jointly. They agreed to share the expenditure on pipeline construction and maintenance in the ratio, जो भी खर्चा लगेगा बोला 3:3:4 में बांटेंगे, and time allotted to use the pipeline was in the ratio 4:3:2, बांटेगा जो खर्चा लगेगा वो खर्चा इस रेशियो में बांटेगा। तो और जो उन लोग का पाइपलाइन के लिए टाइम अलॉट हुआ रहेगा कि किसका पाइपलाइन में कब तक जाएगा ऑयल, वो 4:3:3 में।
For the joint venture, each venture will recorded his share of assets classified according to the nature of asset rather than as an investment, and expenditure incurred on the revenue generated will be recorded in the similar term to the joint operation. अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एसेट्स खाली नहीं बांट रहा है, लोग रेवेन्यू का टाइम भी बांट रहा है, सब कुछ बांट रहा है, टाइम टाइम अलॉटेड बांटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, ये एसेट्स नहीं रहेगा। 3 पॉइंट समझो जिसमें तुमको ये पता चलेगा कि जैको और जैक में क्या डिफरेंस है। वेंचर यूज देयर ओन एसेट्स, जॉइंट वेंचर बिजनेस पुट इट द jointly controlled assets, their jointly owned assets to be used as joint venture। ठीक है, जहां पे वेंचर लोग अपना एसेट्स यूज कर रहा था, वहीं यहाँ पे एसेट्स ही एक है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, याद इसके पहले एग्जांपल में ए बी सी मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया था, घर बना के बेचेंगे। ए अपना पर्सनल एसेट्स अपने दम पे खरीदा हुआ जमीन लाके लगाया था, वो जमीन किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं था, वो सिर्फ ए का प्रॉपर्टी था, पार्टनर्स का बाकी के लोगों का प्रॉपर्टी नहीं था। तो वहां पे जो एसेट्स होता था वो एसेट्स किसी इंडिविजुअल का होता था, यहाँ पे जो एसेट्स है वो किसी इंडिविजुअल का नहीं होगा, वो सबका होगा। करेक्ट। दूसरा, अर्न इनकम। ठीक है, मेरा वहां पे क्या था कि जो भी आप रेवेन्यू कमाते थे वो रेवेन्यू बढ़ता था। यहाँ पे रेवेन्यू का छोड़ो, यहाँ पे बोल रहा है कि जो एसेट्स को मेंटेन करने में खर्चा लगेगा, जो जिस हिसाब से रेवेन्यू कमाएगा उस हिसाब से खर्चा को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। गुजरात से जाने में अलग खर्चा लग रहा है, पटना ले जाने में अलग खर्चा लग रहा है, दोनों का कॉस्ट सेम नहीं है, तो हम दोनों मिलके नहीं भरेंगे, जो जहां पे लेके जा रहा है उस एसेट्स को उस हिसाब से। ABC Limited decided jointly construct a pipeline to transport that the gas from one place to another that was manufactured by them. For the purpose of the following expenditure was incurred by them। बिल्डिंग कितना का है, 12 लाख का, जो कि 5% से डिप्रिसिएट होगा। पाइपलाइन 60 लाख का, जो कि 15% से डिप्रिसिएट होगा। कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कितना, 3 लाख का, जो 40% से डिप्रिसिएट होगा। एंड वेरियस व्हीकल्स है उनके पास 9 लाख का, जो 20% से डिप्रिसिएट। लाइन से सारा एसेट्स दिया हुआ है, क्या कह रहा है, दे डिसाइडेड टू इक्वली बियर ऑल द एक्सपेंडिचर, बराबर बराबर बांटेंगे। इनकर्ड ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द पाइपलाइन डेट कम 6 लाख, हर साल कितना खर्च आता है, 6 लाख। वी आर रिक्वायर्ड टू शो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या दिखाना है मेरे को, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिखाना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिखाना है। पहले एसेट्स जोड़ो कितना का है, लैंड लैंड एंड बिल्डिंग 20 हजार का था। क्वेश्चन लैंड एंड बिल्डिंग दिया ही नहीं है।
बिल्डिंग है 12 लाख का, डिप्रिशिएट होगा 5% से। ठीक है, देख लेता हूँ। 12 लाख का 5% कितना होगा? ठीक है, तो ऊपर खाली बिल्डिंग बोला, नीचे लैंड एंड बिल्डिंग बोल दिया, ये सब अच्छा, कितना वजन होता? 60,000। अगर 60,000 चल जाएगा तो कितना बैलेंस बचेगा? इन लोगों को कितना कितना मिल जाएगा? 3,80,000, 3,80,000। अब 20,000 रुपए इन लोगों को क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत? चलो, दूसरा एसेट हम लोग का क्या है? दूसरा एसेट है 60 लाख रुपए का, जो कितना से डिप्रिशिएट होगा? 15% से। 60 लाख का 15% कितना होगा? 8 लाख का 15%? 9 लाख। 9 लाख चला जाएगा तो 51 लाख बचेगा, 3-3 लाख रुपए यहाँ पे डिप्रिशिएशन हो गया। कंप्यूटर है 3 लाख का, 3 लाख का 40%? 1,20,000 होगा क्या? हाँ। 3 लाख में से चल जाएगा तो बचेगा 1,80,000। ये इन लोग का डिप्रिशिएशन है। व्हीकल्स कितना का है? 9 लाख का, 9 लाख का 20%? 1,80,000। अगर 1,80,000 चला जाएगा 9 लाख में से, 7,20,000। तीनों में बढ़ जाएगा 60,000, 60,000। अब तुम खाली इतना याद रखो, ए का क्या क्या डिप्रिसिएशन लग रहा है? ए का डिप्रिसिएशन लग रहा है 20,000, 3 लाख, 40,000 और 60,000। तो टोटल कितना हो गया? 4,20,000 डिप्रिसिएशन सिर्फ किसका? ए का। और जो ए का वही बी का वही सी का, क्योंकि इक्वल बोला है। ए का। अच्छा, जब एक एक का एसिड देखो कितना कितना का है भैया। 23,80,000 का है, 17 लाख का है, और 60,000 का है, और 2,40,000 का है। एसिड देखो, 3,80,000 है, 17 लाख है, 60,000 ही है। बस आपको अंदर में क्या क्या डिप्रिशिएशन लेस करके, लेस करके आपको क्या बस तो किया। अच्छा, कैलकुलेट करो, 11,40,000 प्लस 51 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 7,20,000, कितना हो रहा है?
यानी कि मेरे पास टोटल एसेट्स कितना 71,40,000। इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करो, तो आउटसाइड लाइबिलिटी तो कोई दिया नहीं है सब्स में, तो अगर आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देते तो मेरे पास आ जाता तुम्हारा नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट। सेम आया है 71,40,000, और वो पैसा फिर तीनों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। इक्वल बोला था इक्वल, नहीं तो रेशियो दिया रहता तो करेक्ट। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स और जॉइंटली कंट्रोल्ड, अब किसका बारी है, एंटिटी। तुम अगर इसमें एक चीज नोटिस करोगे, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी में क्या है वो समझाया है, लेकिन जैसे वहां पे 10-10 पॉइंट दे दिया था, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वो सब पॉइंट अगर यहाँ पे भी मिल रहा है, तब या तो जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन या तो जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, और कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, ठीक है। अब जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज कितना होता है, सिंपल सा में दो बिजनेस मिलकर एक बिजनेस को संभाल रहा है। ए एंड बी आर टू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, क्या कंपनी है, दो, ऑपरेटिंग इन सिटी ए, किसी सिटी ए में काम करना। द लोकल अथॉरिटी has issued a tender to contract a metro stretch for 2000 crore and has invited a bid। गवर्नमेंट निकाला है कि मेट्रो बिछाना है 2000 करोड़ का, बोली 2000 करोड़ का बीड है। अब जो उसको उठा लिए अप्लाई करे टेंडर, ए एंड बी जॉइंटली फॉर्म अ न्यू एंटिटी ए बी लिमिटेड, तुरंत मिलकर एक नया कंपनी बना दिया ए बी लिमिटेड, और bid for tender all the machinery and equipment will be the responsibility of ए लिमिटेड। क्या बात हो गया कि जितना मशीन और इक्विपमेंट रहेगा सब ए लिमिटेड का जिम्मेदारी रहेगा, और जितना फंडिंग और कंट्रोल रहेगा वो सब बी लिमिटेड का रहेगा। रेवेन्यू एंड ऑपरेशन एक्सपेंसेस विल बी शेयर ज्वाइंटली, ए और बी में बटेगा, किस रेशियो में, 6:4। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ ए बी लिमिटेड ज्वाइंटली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। दोनों मिलकर क्या एक नया कंपनी बना दिया है। A Limited, a UK-based company, generate into a venture, joint venture with B in India। एक बाहर का कंपनी है, ठीक है, जो इंडिया में B के साथ मिल करके काम करना चाह रहा है। will import the goods and manufacture by A on the account of joint venture and sell them into A Limited and B Limited, agree to share the expenses and revenues 5:4। कैसे बांटेगा, 5:4 में, where the profit are distributed equally। अच्छा, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू बांटेगा 5:4 में रिस्पेक्टिवली, और अगर उसके वेयर एज द प्रॉफिट वे डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली बांटेगा, ठीक है। ए लिमिटेड इन्वेस्टेड 49% ऑफ द टोटल कैपिटल बट हैज इक्वल शेयर इन ऑल द एसेट। ए भले ही 49% दिया, लेकिन सारे एसेट्स में उसका इक्वल हक है, ठीक है, और सारा लाइबिलिटी में भी। ये ट्रायल बैलेंस दिया है, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। Revenue from operation, total revenue, expenses, purchase, other expenses, consolidated balance sheet। अच्छा, बचपन में क्लास 11 में क्या सीखे थे, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, किसका सीखे थे, सोल प्रोपराइटर का, ठीक है। उसके बाद क्लास 12 में आके क्या सीखी, पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन कब बनता है, पीएल के बाद प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आने का पीएल अप्रोप्रिएशन, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, तब बैलेंस शीट बनता है। यानी कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो ट्रेडिंग पीएल और दोनों चीज बढ़ जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन
और तुम्हारा क्या कहते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक उसी तरह ए और बी मिलकर के नया कंपनी खोल दिया है, तो इन लोग का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब अपना जैसा बनता है वैसे ही बनेगा। बस सारा चीज का यहाँ पे हमको विश्लेषण दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ बांट बांट के दिखाना पड़ेगा। देखो हमको क्या दिया है सबसे पहले, बोला परचेज किया 9 लाख का, सेल्स हुआ है 13,05,000 का। 13,05,000 परचेज हुआ है 9 लाख। अदर एक्सपेंसेस 3,06,000। चेंज इन इन्वेंट्री 1 लाख। टोटल एक्सपेंसेस 11 लाख। प्रॉफिट यहाँ पे बस सब चीज को बांटा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। क्या बोल रहा है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल 4,01,000 और 1,99,000। कैपिटल कितना था? 4,01,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? प्रॉफिट आया 1,99,000। अब मेरे को एक छोटा सा बात खाली बताना, बता सकते हो 4,01,000 कहाँ से आया? दो जन मिल के पैसा दिया है। कौन कौन पैसा दिया है? ए और बी। और ए क्या बोला था? ए बोला था कि टोटल कैपिटल का हम 49% लेके आएंगे। तो 4,01,000 का जरा 49% निकालो। 4,01,000 का 196,490। यानी कि अब सबको जो जो चीज है सबको किसमें बांट देना है? उसके दिए गए रेशियो में। अब रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू कैसे बटा है? 13,05,000। ठीक है, कहा था कि सारा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू कैसे बटेगा? 5:4 में। रेवेन्यू 13,05,000 था। 13,05,000 का जरा 5/9 निकालो, 5 into 9। 725। परचेज भी उसी तरह बटेगा, अदर एक्सपेंसेस भी उसी तरह बटेगा। अच्छा, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट कैसे बांटना है? बराबर। निन्यानवे हजार पांच सौ, 99,500। ठीक है, अनसिक्योर लोन के बारे में कुछ नहीं बोला था, करेंट लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसके इसके बारे में कुछ नहीं बोला था, वो किस किस में बांट दिया? बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 होता था, तीनों में आ गया। अभी जो तुमको चौथा दिया है, पढ़ना है, समझना और करना है। क्या बोल रहा है? ए लिमिटेड एंटर इनटू है जॉइंट वेंचर विद बी लिमिटेड ऑन एक एक, ठीक है, 1:1 बेसिस, एंड न्यू कंपनी सी लिमिटेड आर फॉर्म। अब बताओ क्या है? ए और बी मिलकर तीसरा कंपनी ही खोल दे रहा है। लास्ट वाला है केस, करेक्ट। ए और बी का डिटेल दिया है, सी का डिटेल दिया है। प्रिपरेशन बैलेंस शीट अंडर द प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, प्रोपोर्शनेट में बनाना है। ये मेरा बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट का बंटवारा 18 लाख 6 लाख। कितना है इसका कैपिटल?
अच्छा, ये ए कहाँ है, ये बी कहाँ है, संग में नहीं बनाया है, अलग अलग कहीं बना दिया है। अच्छा, इसमें संग में नहीं बनाया है। प्रिपरेशन और बैलेंस शीट ऑफ ए और बी का ही पूछा था, ए और बी का ही बनाना है, ठीक है। ए का बैलेंस शीट बनाया है, फिर बी का बैलेंस शीट बनाया है, और ए बी का सारा इंफॉर्मेशन तुम्हारे सामने है। कोई दिक्कत? शेयर कैपिटल 10 लाख, शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 18 लाख, और जब तुम अभी का बनाओगे तो प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट जाएगा। लोन 3 लाख, ए का लोन 3 लाख। कोई दिक्कत इसमें? इसमें बस जोड़ के दोनों का बैलेंस शीट बनाना है, तीनों का बैलेंस शीट बनाना है, और आखिरी वाला कंबाइन कर करके दिखाना है, ठीक है। खाली इसमें एक रजिस्ट्रेशन 4 छूटा है, जो तुम लोग घर पे ट्राई करना है। ये एक एग्जांपल है, देख लो क्या बोल रहा है एग्जांपल। ए और बी स्टेब्लिश्ड अ सेपरेट व्हीकल, ठीक है, दैट इज एंटिटी जे, where each operator has the 50% ownership interest and 50% take of output. Formation of the joint venture, A contribute a property with a fair value of 110 crore and agreed to contribution has experienced over the 3 years towards the venture. And B contribute the equipment fair value of 1 crore 20 lakh. The carrying value of the contribution of assets 100 crore. Carrying value मतलब जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, बुक वैल्यू, और 80 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ए और बी स्टेब्लिश किया है ए सेपरेट व्हीकल्स, जिसका नाम है एंटिटी जे, विच वेयर इन ईच ऑपरेट हैज द 50% ओनरशिप, ठीक है, 50% है उन लोग का, एंड टेक 50% ऑफ आउटपुट, और जो भी आउटपुट निकलेगा उसका 50% लेगा। ऑन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर, ए कंसिडर्ड अ प्रॉपर्टी that a fair value of 110 crore and agreed contribution his experience over the 3 year this venture, and B contribute a equipment of 120 करोड़। जैसे ही कंपनी हुआ है, एक कुछ एसेट्स अपने खाता में लिख लिया 110 करोड़ का, बी कुछ एसेट्स अपने खाता में लिख लिया 120 करोड़ का, ठीक है। द कैरिंग वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूटेड एसेट्स वेयर, वहीं पे जो कैरिंग वैल्यू है वो 100 करोड़ और 80 करोड़ ही है सिर्फ। 120 करोड़ जो बी के पास है उसका 50% ए को मिलेगा, 60। ए के पास 100 करोड़ का एसेट्स है जिसका 50% मिलेगा, यानी कि 50। तो ए, हाँ, ए दिया 60 है, दिया 50, तो गेन कितना हो रहा है उसका, और वही वो सामने वाले को उल्टा हो गया है। सामने वाला का देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, सामने वाला का क्या हो जाएगा, वो 60 दिया है, 50 लिया है, तो 10 का लॉस। कोई दिक्कत?